ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले खेती जब लोग करते थे तो बीहन उनका अपना होता था, बीज जी जी। उनका अपना होता था। आज उनका बीज अपना नहीं है, हम्म है ना। हम्म जिस कंपनी का वो बीज खरीदेंगे वही कंपनी सजेस्ट करती है कि खाद कौन सा खरीदिएगा। खाद कल उनका अपना था, गोबर का, कूड़े का, जो भी था अपना था। भेड़ बैठाते थे खेत में, अपना था। अब खाद पर निर्भरता है किसी कंपनी के। उसके बाद वही कंपनी तय करेगी कि जब ये डालिएगा, ये सीड लगाइएगा तो ये कीड़ा आएगा, उसके लिए कीड़ा मारक दवा भी आपको ये वाला खरीदना है। तो कृषि से संबंधित जितनी चीज़ें थी, बैल अपना था, हल अपना था। अब ट्रैक्टर वो नहीं बनाते हैं, जी। बैल उनका अपना नहीं है। अब बैल जो है डीजल बन गया है, तो डीजल भी उनको लेना है किसी कंपनी से। सिर्फ एक चीज़ बच गई है बाहरी कब्जे से, वो है किसान का खेत। औजार उनका छिन गया। ट्रैक्टर आ गया है जो कोई कंपनी बनाती है, सीड कोई कंपनी देती है, दवा कोई देती है, खाद कोई देती है। ये सब कंट्रोल तो था ही, यानी कहेंगे कि पंजा गड़ा दिया। अब मुट्ठी में वो खेती को पकड़ रहे हैं, ज़मीन को कब्जा करने के। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से। बीते रोज पटना की सड़कों पर बिहार भर के तमाम किसान संगठनों का एक जो है जुलूस निकला था राजभवन के लिए। वो मार्च कर रहे थे और बिहार में हाल के सालों में तो ऐसा प्रदर्शन नहीं ही दिखा है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर ज़रूर जो है 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार जमे हैं, उस पर बातचीत हो रही है। आज हम पटना में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीपीआई के पूर्व विधायक, हालांकि एमएलसी, प्रोफेसर वसी अहमद। अपने तरीके से वो बहुत कंसर्न रहते हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। हमें भी जब उनसे बातचीत हो रही थी इस विषय पर तो वो अपने दौर की चीज़ों को हमसे बताने लगे कि कैसे जब वो विधान परिषद में थे तो एक बहस कराई थी और उसके पहले ना उस तरीके की कोई बहस हुई थी, ना उसके बाद किसी तरह की बहस हुई। इसके अलावा कोविड की क्राइसिस में सबसे बड़ा जो एक लेबर का जो क्राइसिस दिखा और उसके बाद जो एक पलायन, रिवर्स माइग्रेशन की बातचीत हुई, हालांकि वो तमाम लोग फिर लौट करके चले गए। तो उन मसले पर भी बात करेंगे उनसे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो वर्तमान जो क्राइसिस है, जो 3 कृषि कानूनों का जो क्राइसिस है, क्या वाकई इन 3 कृषि कानूनों को अगर वापस कर लिया जाता है तो जो तमाम चीज़ें हैं क्या वो ठीक हो जाएंगी। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर वसी अहमद। आपसे जब बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, जब हमने कहा कि धीरे धीरे फिर से एक किसान आंदोलन लगता है खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है बिहार में, तो उसकी बहुत स्पेस है नहीं। फिर आप अपने दौर की एक बात बताने लगे हम कि कैसे आप विधान परिषद के सदस्य थे और वहाँ आपने एक बहस कराई थी। और फिर आपने ये भी कहा कि उसके बाद से अब तक उस तरीके की कोई बहस हुई नहीं विधान परिषद के भीतर, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हवा में होती हैं। वो बहस क्या थी? उस बहस की मांग हमने खुद की थी और तात्कालिक के चेयरमैन ने उसको मंजूर किया। तो चूँकि हमने मांग की थी इसलिए विषय प्रवेश से और पूरी चर्चा करने का मौका हमको था। चूँकि मेरा सब्जेक्ट जोग्राफिया है और उसमें कृषि और ख़ास करके हिंदुस्तान की कृषि एक विषय है। अच्छा। तो क्लास में भी ये सवाल मेरे सामने रहता था कृषि के संकट का। और जब हम विधान परिषद में नहीं गए थे तब से बिहार में और बिहार के बाहर कृषि का एक संकट सामने दिखाई दे रहा था कि लगातार कृषि किसानों के लिए अलाभकर होती जा रही है। इसलिए हमने विषय भी यही रखा था कि उत्तर बिहार में खेती किसानों के लिए अलाभकर होती जा रही है और कैसे अलाभकर होती जा रही है, कैसे कभी सरप्लस हो जाता है तो किसान खेत में आलू में हल चला देते हैं,
या गन्ना के खेत में यूपी में आग लगाया या महाराष्ट्र में आग लगाया, तो शॉर्टेज और सरप्लस, ओवर प्रोडक्शन और स्टोरेज या उसके इस्तेमाल का मौका नहीं रहा, तो खेत में उसको नष्ट करना, ये एक क्राइसिस आ गया था। दूसरा क्राइसिस है कि उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया था और दाम घटता गया था। तो चूँकि एक किताब है पंजाब के ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के, उसके संकट को लेके, वंदना शिवा की एक किताब है वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन वो जो वायलेंस है उसमें कैसे किसानों को नुकसान हो रहा है या कैसे उनका मुनाफा घट रहा है, इनपुट कॉस्ट क्या बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल क्या सिचुएशन हो रहा है, ये सब की चर्चा है। लेकिन इसकी चर्चा नहीं है कि संकट के जड़ में क्या बात है। और आज भी जब ये चर्चा हो रही है तो दिल्ली में जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, पंजाब के किसान, वो इनकी बातों को जानते हैं, जड़ तक जानते हैं। इसलिए कि ये तीनों कानून को पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में गांव तक पहुंचाया गया है और समझाया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे आज से 113 साल पहले भगत सिंह शहीद आज़म के चचा अजीत सिंह ने जब आंदोलन किया था, तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए 3 कानून को उसी तरह से ट्रांसलेट करके गांव-गांव में लोगों को एक्सप्लेन किया गया था। तब 3 महीने का आंदोलन चला था। यही कारण है कि बिहार में या और दूसरे राज्यों में कानून की गिनती जानते हैं कि 3 कानून है, मोटा मोटी जानते हैं कि कृषि से संबंधित है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उस कानून में है क्या जी। और वो नहीं देख पा रहे हैं कि उसका हमारे जीवन से, यानी उस क्षेत्र के बाहर के जो किसान हैं वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि ये कानून को लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वगैरह के किसान आंदोलित हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई किसान ऐसा नहीं है और कोई खेत में काम करने वाला आदमी नहीं है जिस पर इस तीनों कानून का गंभीर और दूरगामी असर नहीं पड़ने वाला है, जो बहुत ही खतरनाक असर है। जैसे 3 जो कानून हैं, 3 कृषि कानून जो आए हैं, उनकी अपने अपने तरीके से बहुत सारे लोग विवेचना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं अच्छा, बहुत सारे लोग बुरा। 2020 में जो एक आंदोलन चला है किसानों का, 88 का भी आंदोलन, टिकैत का भी आप लोगों ने देखा होगा। उस समय भी मैं जब आज सोशल मीडिया पर उस दौर की तस्वीर देखता हूं तो उसमें उन्होंने टाटा बिरला को कोट करते हैं और कहते हैं कि ये जो हैं पूंजीवादी हैं और ये लोगों का राज नहीं चलेगा। आज बस कंटेक्स्ट बदल गया है, अंबानी अदानी हो गए हैं, टाटा बिरला कहीं पार्श्व में है, मगर वो समस्याएं तो यथावत हैं। वो समस्याएं, जैसे आप से भी जब बात हो रही थी कल रात को, तो आप जो एक पूंजी का और उसके वर्चस्व की बात, ऊपर ऊपर तो सभी लोग कहते हैं कि पूंजीवाद, मगर किसान तो पूरे तरीके से पूंजी के जकड़ में तो जा ही चुका है, कहीं से तो बचा तो है नहीं। आप क्या पाते हैं? देखिए, जब वो टाटा बिरला कहते थे तो वो एक्चुअली टाटा बिरला मीन नहीं करते थे। उस व्यवस्था के सूचक के तौर पर, सिंबल के तौर पर वो टाटा बिरला कहते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके किसानी खेती के मामले में सीधा टाटा या बिरला का ही हाथ हो और किसी का ना हो। आज भी जब अबानी और अंदानी कहते हैं वो, तो वो भी सिंबॉलिक रूप कहते हैं, है ना जी। इसलिए कि खेती जब वे आज लोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले खेती जब लोग करते थे तो बीहन उनका अपना होता था, बीज जी जी उनका अपना होता था। आज उनका बीज अपना नहीं है ना। जिस कंपनी का वो बीज खरीदेंगे वही कंपनी सजेस्ट करती है कि खाद कौन सा खरीदिएगा। खाद कल उनका अपना था, गोबर का, कूड़े का, जो भी था अपना था। भेड़ बैठाते थे खेत में, अपना था।
अब खाद पर निर्भरता है किसी कंपनी के। उसके बाद वही कंपनी तय करेगी कि जब ये डालिएगा, ये सीड लगाइएगा तो ये कीड़ा आएगा, उसके लिए कीड़ा मारक दवा भी आपको ये वाला ख़रीदना है। तो उसके लिए भी निर्भर वो उसी से हैं। पहले गोबर का राख जला के ये सब छीट के काम करते थे। तो कृषि से संबंधित जितनी चीज़ें थी, बैल अपना था, हल अपना था। अब ट्रैक्टर वो नहीं बनाते हैं जी, बैल उनका अपना नहीं है। अब बैल जो है डीजल बन गया है, तो डीजल भी उनको लेना है किसी कंपनी से। तो कृषि पूरी तरह से पूंजी के जकड़न में है और कृषि के पर सिर्फ एक चीज़ बच गई है बाहरी कब्जे से, वो है किसान का खेत। वो भी कोशिश हो रही है। अब चूंकि वहाँ पंजाब हरियाणा के लोगों को एक्ट का डिटेल मालूम है, जिसमें एक कंडिका है कि जब किसान के साथ समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जितने दिन का समझौता होगा उतने दिन तक जिसके साथ किसान समझौता करेंगे खेत उसके कब्ज़े में होगा, किसान के कब्ज़े में नहीं होगा। यहाँ वो शुरुआत देख रहे हैं कि अब तो खेत भी मेरे कब्ज़े से जा रहा है। तो ये किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद जो सामान पैदा करने वाले कारीगर थे, उनका औजार उनसे छिट गया, उनका रॉ मटेरियल उनसे छिन गया, उनका बना हुआ प्रोडक्ट उनसे छिन गया, वो बेचते थे, मार्केटिंग उनके हाथ से छिन गई। अब वो कारखाने में जाके मजदूर हो गए, वेज अर्नर हो गए। ठीक वही सिस्टम में खेती में अब आ रहा है। औजार उनका छिन गया, ट्रैक्टर आ गया है जो कोई कंपनी बनाती है, सीड कोई कंपनी देती है, दवा कोई देती है, खाद देती है। ये सब कंट्रोल तो था ही, यानी कहेंगे कि पंजा गड़ा दिया, अब मुट्ठी में वो खेती को पकड़ रहे हैं ज़मीन को कब्जा करने के। तो इसीलिए पिछले आंदोलन से यह आंदोलन अलग है। अब वे अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है कि अब वे जान ही जा रही है ना। तो जान बचाने के लिए और कृषि में जो उनका स्टेक है वो बिहार से अलग टाइप का है। बिहार में जितनी ज़मीन से किसान एक महीने में 4,000 रुपया कमाता है, पंजाब का किसान उतनी ही ज़मीन में 40,000 कमाता है। तो उनके 40,000 से जो उनका रहन सहन है वो मामूली चीज़ नहीं है। 4,000 वाले को सप्लीमेंट के लिए उसका कोई भाई नौकरी करके कुछ पैसा भेजेगा तो घर चलेगा, उसका घर नहीं चल सकता है। लेकिन वो एक मिडिल क्लास का जीवन 40,000 के महीने में जी रहा है, तो वो उससे छिनने जा रहा है। इसलिए वो अपने एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको क्या क्या मिलता है। खेती किसानी के कंटेक्स्ट में जब भी बातचीत होती है तो एक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बहुत बातचीत होती है। बीती रात जब आपसे बातचीत हो रही थी, हालांकि ये मेरा खुद का भी अपना ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा कोई साजिश नहीं लगता आपको कि बिहार अगर ऑटोमेटिकली गरीब नहीं रहेगा तो दूसरे जो राज्य हैं वो इतने चमकदार नहीं होंगे, यहाँ का चीप लेबर वहाँ जाएगा तभी जाकर के उनकी चमक बनेगी। और इसको खेती किसानी का जो क्राइसिस है वो लगातार बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ, जिस तरीके से पैक्स उनको एमएसपी पैक्स के माध्यम से कहीं एमएसपी नहीं मिल रही है, हम अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से भी देख रहे हैं। इसके अलावा आप उसमें जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसमें एक बात का तो हमेशा जिक्र होता है कि किसानों को उनके फसल का डेढ़ा दाम मिले। आप भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, मगर आप एक चीज़ और बता रहे थे कि कैसे जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये है कि कैसे लेबर जो है यहाँ से भेजे जाएं महानगरों में, इसका जिक्र कर रहे थे आप। जहाँ ये स्वामीनाथन के रिपोर्ट के पहले से एक सिचुएशन ये आया है कि बिहार उन राज्यों में है जहाँ हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में
पॉपुलेशन के वृद्धि का रेट जो है अभी भी तेज है। साउथ इंडिया के जितने स्टेट हैं वहाँ पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर गया और यहाँ इसकी वृद्धि का रेट ऑल इंडिया से मच हायर है। अच्छा। और ये कि बिहार का जो बंटवारा हुआ तो अनइवन बंटवारा हुआ है। बिहार अभी का जो है इसके पास से लगभग 80% पॉपुलेशन है। बिहार झारखंड आप शामिल मान रहे हैं तब की बात? नहीं, या बंटवारे के बाद मतलब एक बंटवारा तो फिर 11 वाला भी बंटवारा है? नहीं, ये जो अभी झारखंड और बिहार का जो बंटवारा है अच्छा। इसको 52% जमीन मिली और 80% पॉपुलेशन मिला। अच्छा, है ना। उसके बाद ये दूसरा फैक्टर क्या है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ा, जमीन तो बढ़ी नहीं। दूसरा ये है कि बिहार में या कहीं भी खेत में इतनी क्षमता नहीं है कि सारे लोगों को रोजगार दें। तो बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, वहाँ पर हम खेती का जितना भी विकास करेंगे तब भी हमारे पास सरप्लस लेबर होगा। और हिंदुस्तान में बाकी जगह जो लोग खेती करते हैं खुद भी, उनको अपने श्रम से काम नहीं चलता है, उनको बाहर से लेबर चाहिए ही। है ना। कुछ राज्य हैं जैसे केरल, वहाँ तो ब्लू कॉलर जॉब के लिए एक केरलाइट अवेलेबल नहीं है, चाहे वो काम बढ़ी का हो, लोहार का हो, मकान बनाने वाले का हो या खेती के लिए हो। तो बिहार में बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, ज़मीन नहीं बढ़ी, एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ, तो सरप्लस लेबर यहाँ से अपना टिकट कटा के बिना जाने हुए कहाँ उतरना है वो जाते हैं, आज भी जाते हैं। मतलब तो महानगरों के या देश के लिहाज से अभी भी इंटरनल कॉलोनी है ये, क्योंकि अगर आप अंग्रेजों के दौर की बात करते हैं तो यही तो मॉडल था अंग्रेजों का भी, कि ब्रिटेन की गलियों को चमकदार बनाने के लिए बहुत सारे जो हमारी तरफ के देश थे वो उनकी गुलामी करते थे, और अब कथित तौर पर वो गुलामी ना हो मगर वो है। भगत सिंह ने लिखा है कि ये देश आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन ये होगा कि गोरी चमड़े के हाकिम चले जाएंगे और काली चमड़े के हाकिम आके बैठ जाएंगे, और आज यही हो रहा है। आप इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, कभी ऐसा कोई संकट अभी दुनिया में नहीं आया है जो जिसके से निकलने का रास्ता नहीं है। वरना आज इतनी बड़ी आबादी, अब सोचिए ना कि 1901 में हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की आबादी कितना है, 1.6 बिलियन, यानी 1.6 अरब। आज ये 6.5 बिलियन है। 120 साल में 1.6 से 6.5 में पहुंच गया, जबकि 1.6 पहुंचने में लाखों साल लगे पृथ्वी पर आदमी को। आदमी की संख्या जो है 1901 में जो है वो लाखों साल में 1.5 अरब पहुंच रही है, और पिछले 120 साल में दुनिया की आबादी 6.5 अरब पहुंच गई। तो ये 650 करोड़ की आबादी जो हो गई है महज छोटे अंतराल में, तो क्राइसिस आते रहे, उसका रिजोल्यूशन होता रहा, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो मर खप के रह जाते वहीं पे, जैसे पहले मरते खपते रहे। तो ये ज़्यादा क्षमता बनी है इंसान की कि वो अपने आए हुए संकट को रिजॉल्व करे, और वो मेरे ख्याल से अभी भी समाप्त नहीं है। लेकिन जो रास्ता है, ये रास्ता अंधी गली का, बंद गली का रास्ता है, इसलिए कि अब सिर्फ कृषि का या रोजगार का संकट नहीं है। ये दुनिया रहेगी तब ना कृषि रहेगी। तो इन्वायरमेंट एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है
जिससे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी कब्र अपने खोदता है, यानी अपने वातावरण को तबाह करने वाला इस पूरे सृष्टि में कोई प्राणी है ही नहीं है सिवाय मनुष्य के। तो वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ जहाँ सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी बचा हुआ है कि शायद अगर तुरंत इंटरवेन किया जाए, रास्ते का सुधार कर लिया जाए, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कृषि का संकट भी सॉल्व हो सकता है। क्या इस पूरे क्राइसिस को सिर्फ 3 कानूनों के कंटेक्स्ट में देखा जाना उचित है? आप क्या पाते हैं? नहीं, ये तो कानूनों की वापसी के कंटेक्स्ट में अगर ये वापसी हो जाती है, अगर ये गतिरोध और लंबा चलता रहता है और चीजें वापस भी ले लिए जाते हैं, तभी क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? आप क्या पाते हैं? ये तो बहुत स्पष्ट है कि उससे तात्कालिक समस्या जो ज़मीन किसानों के हाथ से जाने की है उसका निदान हो जाएगा। लेकिन तो आप खुद ही बता रहे हैं टकैत सिंह का, या हमने बताया आपको अजीत सिंह का आंदोलन, या उसके भी पहले अकबर के ज़माने में जो लैंड रिलेशन हुआ था उसके ख़िलाफ़ भी आंदोलन हुआ था। तो ये जो संकट है इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और लंबी हैं, इतिहास में पेवस्त है। इसलिए जब कृषि के बारे में बात करना चाहिए तो बात करने में 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि किसी भी देश की जो कृषि है वो उस देश के लोगों को खाना देती है, और कोई कोई देश ऐसा है कि इतना सरप्लस प्रोड्यूस करता है कि दूसरे देश को भी खाना देता है। तो खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और खेती का उससे रिश्ता है, और खाने के बाद उसको वस्त्र भी चाहिए। तो बहुत कुछ कपास की शक्ल में हो, जूट की शक्ल में हो, या और भी रेशे हैं, वो सब कृषि से आते हैं। कृषि को सिर्फ चावल दाल के फ्रेम में नहीं देख सकते। हिंदुस्तान का बहुत सारा उद्योग है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से रिलेटेड है। जैसे आप तो एकेडमिया वाले शख्स रहे हैं, ज्योग्राफिया से आपका ताल्लुक रहा है, खेती किसानी को लेकर के इतना कंसर्न क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, कोई आदमी जिसने डिब्बे का दूध नहीं माँ का दूध पिया हो, या जिसने डिब्बे का भी दूध पिया वो माँ के पेट में 9 महीना रहा है, और माँ की देखभाल नहीं होती, माँ को मोहब्बत नहीं होती अपने संतान से, तो वो बचता नहीं है, तो वो ऋणी है, और उस ऋण को वो कभी उतार नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से हर आदमी किसान का ऋणी है। चाहे वो गाय का दूध पिया तो वो किसान ही ने गाय पाला था, है ना, और सामग्री जो भोजन की पैदा किया वो किसान ही ने पैदा किया। तो आज जो संकट है उसको तो हम ये देख रहे हैं कि किसान नहीं तो मेरा खाना नहीं। तो बिल्कुल व्यक्तिगत सीधा संबंध है, और इस चीज़ को कृषि पढ़ाते वक्त हमने महसूस किया, और तब से हमें कृषि के संकट की ज़्यादा चर्चा करते थे क्लासरूम में भी, और बाद में भी जब विधान परिषद में आए तो हमको लगा कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और हमने कई हैंडबिल भी लिखा है। एक हैंडबिल है जिसका शीर्षक है भरे गोदाम खाली पेट तबाह किसान। तो ये आज भी है, गलत है जी, लेकिन 2 तरह से पेट खाली है। एक तो एक्चुअल सेंस में कि पूरा खाना नहीं मिला है, और एक दूसरे सेंस में ये कि जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिकता नहीं है। आपको मालूम होगा कि अभी भारत सरकार ने 5 कंपनियों से एग्रीमेंट किया है कि आप पौष्टिक चीज़ पैदा कीजिएगा, पौष्टिक चावल पैदा कीजिएगा। कैसे? ये चावल को लेके वो कंपनियां पीसेंगी, उसमें आयरन और दूसरी सामग्री मिलाएंगे, और फिर से चावल बनाएंगे, और फिर आपको खिलाएंगे। उसी तरह दूध में मिलाएंगे, उसी तरह कई चीज़ों में मिलाएंगे। तो
एक अफ्रीकन कहानी है बहुत सुंदर, आपके रिकॉर्ड में के लायक हो या नहीं हो, जी, जी। लेकिन सुनना चाहिए ज़रूर। अफ्रीका के एक बागान में एक आदमी दिन के वक्त सोया हुआ था। सड़क के करीब का इलाका था। एक अमेरिकन उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ केले का घौद सब लटक रहा है। ये आदमी सोया हुआ है दिन के वक्त में। उठाया, अरे अरे उठो उठो, क्या है पूछा उसने। तो कहा कि देख नहीं रहे केला सब तैयार है। बोला हाँ तैयार है। तो कहा कि काटो और बगल में मार्केट है वहाँ ले जाके बेचो। बोला ठीक है बेचेंगे। तो कहा कि 2-4 दिनों से बेचोगे तो इतना पैसा हो जाएगा, एक साइकिल ले लोगे, तब 4 घौद आगे 4 घौद पीछे बांध के ले जाओगे। तो बोला तब क्या होगा। तो कहा कि तब और पैसा हो जाएगा, तो मोटरसाइकिल खरीद लेना। तो कहा कि तब उसके बाद कहा कि और पैसा होगा, एक छोटा ट्रक खरीद लेना। उसके बाद तब तो बोला कि तब तुमको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ड्राइवर ले जाएगा काट के, एक आदमी रखोगे और बेच के ला के पैसा देगा और तुम आराम करोगे। बोला अच्छा, तो वही तो हम कर रहे हैं। इसके लिए इतना बड़ा झमेला आप काहे को बता रहे हैं। ठीक काम यही हम आज करने जा रहे हैं कि हमने चावल गेहूं से उसकी पौष्टिकता छीन ली और अब उसको पौष्टिक बनाने के लिए उसको पीस के फिर से चावल बनाएंगे पौष्टिक के अंश डाल के। आज जब देश दुनिया में किसानी के मसले खड़े हो गए हैं, आंदोलन हो रहा है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर तो देख ही रहे हैं, बिहार के भीतर के, तो आपको दिखाई पड़ता है कि बिहार में इस तरीके कुछ होगा? क्योंकि बिहार के लिहाज से जब भी बातचीत होती है, बिहार में भी एमएसपी नहीं मिल रही, लार्जर जो है किसानों को कहीं भी कोई एमएसपी की बातचीत नहीं हो रही है। आंदोलन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुन सपट्टा ही है, छिटपुट जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं, उसी के बैनर तले कुछ लोग कल भी आए, हमने देखा। बिहार में जब भी किसान आंदोलनों की बात होती है तो आप देखते हैं इस तरीके की कोई उम्मीद? क्योंकि यहाँ का जो लार्जर खेती किसानी है, किसान खुद खेती करता नहीं, वो लेबर्स के थ्रू खेती कराता है। यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरीके से आपने पहले भी बताया कि यहाँ की और वहाँ की जो इकनॉमी का बेसिक फ़र्क, एक प्रति व्यक्ति आय का फ़र्क, तमाम चीज़ों का फ़र्क है। यहाँ कोई खेती किसानी का आंदोलन खड़ा हो पाएगा कभी? देखिए, इतिहास तो यहाँ है। जब ज़मींदारी व्यवस्था थी तो स्वामी सहजानंद का आंदोलन हुआ और ज़मींदारी का एबोलिशन जो बिहार में हुआ, जहाँ जहाँ ज़मींदारी थी, तो उससे उस आंदोलन का गहरा रिश्ता है। तो ज़मीन की मिल्कियत हो गई। आज़ादी के बाद जब ये कानून बन गया, उस वक्त भी जो लोग विरोध कर रहे थे कि ज़मींदारी एबॉलिश नहीं होनी चाहिए, तो एक नेगेटिव फोर्स था। लेकिन बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि बिहार का खेती हो या पंजाब की खेती हो, उनको ज़रूर हमसे बहुत ज़्यादा पैसा अभी मिल रहा है, लेकिन संकट जो है वो यहाँ या वहाँ या पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में है मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर का। मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर का क्या है कि जब हिंदुस्तान में कई तरह की बीमारियों पर रोकथाम हो गया, प्लेग आना बंद हो गया, कॉलरा की महामारी कम हो गई, चेचक से मरना कम हो गया, उन्मूलन हो गया चेचक का, तो सडनली आबादी बढ़ी। लेकिन जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी, खेत की पैदावार नहीं बढ़ी, तो डिफिसिट में आ गया हिंदुस्तान फूड में। और इसको अपना छोटा सा अर्न किया हुआ फॉरेन एक्सचेंज बाहर से अनाज खरीदने पर, और वो कहलाता था PL 480 स्कीम, तो बाहर से गेहूं आता था। उस क्राइसिस को पाटने के लिए एक मॉडल ऑफ खेती डेवलप की गई, जिसको हम मोटा मोटी ग्रीन रिवोल्यूशन कह लें, लेकिन असल में है कि पूंजी निवेश की खेती, बाजार के लिए खेती। ये कहाँ शुरू हुई? जहाँ खेती आत्मनिर्भरता की थी, जीवन निर्वाह की थी। जीवन की पद्धति हज़ारों साल से जो चल रही थी कि किसान पैदा करता था अपने खाने के लिए,
और जो सरप्लस होता था बाजार में बेचता था। बाजार तब भी था, आज भी बाजार है, लेकिन इस बाजार में उस बाजार में फ़र्क था। जैसे सीड बनाने की एक कंपनी है, कल सीड अपने पास नहीं होता था, बगल के गांव से लोग खरीद लेते थे, लेकिन वो सीड उनका अपना होता था, अगले साल उसको रख लेंगे। आज जो सीड मिलेगा अगले साल उसको आप नहीं लगा सकते हैं, बांझ सीड है ना। तो ये जो संकट है मॉडल का, तो इस मॉडल से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या जो मतलब जो कंपनीज के थ्रू लेते हैं वो एक ही साल में बांझ हो जाता है? हाँ, अच्छा, वो उससे आप बार बार रोटेट नहीं कर सकते हैं। पहले रोटेट कर लेते थे। आपका जो पुराना जितना भी बिहान है उसको आप बार बार उगाते ही रहते हैं, तभी तो इतने दिन तक दुनिया चली है। कई 100 वैरायटी केवल छत्तीसगढ़ में थी राइस की वैरायटी जी। और आज भी बिहार में बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, छोटे छोटे पॉकेट में। आप अपने गांव का बता रहे थे, तो वो वैरायटी मौजूद है। तो मॉडल को चेंज किए बगैर नहीं हो सकता है। और ये मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आया था, तो ठीक ऐसे ही समझिए कि कोई आदमी शिमला या मसूरी गया और ठंडक लग गई और उसको निमोनिया हो गया और अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ये देखो पियो, ये डॉक्टर्स ब्रांडी है, इससे फ़ायदा होगा। तो पिया उसने डॉक्टर्स ब्रांडी, ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद भी अगर डॉक्टर्स ब्रांडी पीता रहेगा तो रोग धरेगा कि नहीं उसको। खेती के साथ भी यही हुआ है कि उस क्राइसिस के लिए जो मॉडल खेती का यहाँ अपनाया गया, वो क्राइसिस दूर हो जाने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए था और पुरानी पद्धति पे आना चाहिए था। आत्मनिर्भर खेती ही सॉल्यूशन है आज भी। आप पूछ रहे थे ना कि कोई रास्ता है कि नहीं, तो रास्ता ये है। और इसकी एक मिसाल ये है कि एक ज़माने में गुजरात में और महाराष्ट्र में पोल्सन नाम की एक कंपनी थी जो मक्खन बनाती थी और भी दूध से प्रोडक्ट बनाती थी, और लोग दूध उसी को देते थे और वो दाम में बहुत हेरा फेरी करता था। तो सरदार पटेल के पास किसान गए, तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, दूध देना पोल्सन को बंद कर दो। उन्होंने दूध देना पोल्सन को बंद कर दिया और गुजरात में आनंद डेयरी कोऑपरेटिव डेवलप किए। वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, वो कितना बड़ा वो कोऑपरेटिव है। तो यहाँ या कहीं भी किसान को ग्रेजुअली अपना डिपेंडेंस कंपनियों पर से ख़त्म करना होगा। वो शुरुआत करें बिहान से, तो जब वो बिहान नहीं लेंगे तो उनको वो खाद भी लेना नहीं पड़ेगा और तब उनको वो पेस्टिसाइड भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मुक्ति का रास्ता है। मगर जो डेमोक्रेसी का जो एक पार्टी सिस्टम है, इसमें तमाम पार्टियां भी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, और वो फिर लार्जर लेवल पर जहां कहीं से भी उनको फंड मिलता है वो उनके लिए कानून बनाती हैं। ये अपने तरीके की क्रूर सच्चाई है। तो ऐसे में इस दौर में जब जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, जिसको सबसे अधिक वोट मिल रहा है, जिसके सबसे अधिक सांसद हैं, वही जब कानून बना रहे हैं तो वो जनता के पक्ष में नहीं बना पा रहे, तो ये तो क्राइसिस ऐसा तो लगता है कि खत्म हो जाएगा या कोई एकदम जनता की ओर झुकी हुई कोई सरकार बनेगी। देखिए, नेहरू जी के ज़माने में घनश्याम दास बिरला के मालिक थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, 100 MP हमारे पे रोल पर हैं। नेहरू जी के ज़माने में अच्छा, 100 MP हमारे पे रोल पे। तो ये तो डेमोक्रेसी में और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में इतने ज़माने का रोग है। और आज तो सिर्फ 100 MP नहीं, पूरी की पूरी सरकार जो है किसी के पे रोल पे, रहम करम पर है, उसी के फंड पर वो चलती है, सारी बुलंदी उसी पर है। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मामला है
और उसमें सुधार की गुंजाइश है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा इलेक्शन में एक कॉलम रहता है नोटा का, नन ऑफ देम, तो ये निर्दोष है। इसमें अगर टीथ प्रोवाइड कर दिया जाए कि अगर जितने किसी एक कैंडिडेट को जितना वोट मिला है उससे ज़्यादा वोट पड़ जाए नोटा में, तो जितने लोग कैंडिडेट हैं ये इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा और अगले चुनाव में ये सब कैंडिडेट नहीं होंगे। तो अभी क्या सिस्टम है कि 4 बदमाश हमारे सामने खड़ा कर दीजिए और कहिए कि आप इसमें से चुन लीजिए अपना प्रतिनिधि, तो ये कोई चुनाव तो नहीं है ना। तो इस सिस्टम में भी सुधार की गुंजाइश है और उससे इसको बदला जा सकता है। लेकिन सुधार की संभावना डेमोक्रेसी में अधिक है। सिर्फ ये इसका नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं और नहीं कहेंगे भी, और सच भी नहीं है कि सीपीआई, सीपीएम, माले या लेफ्ट का और भी कोई आदमी टाटा बिरला या किसी कंपनी से पैसा लेके पॉलिटिकल बिहेवियर अपना तय करता है। सच्चाई ये है कि ये लोग ईमानदार हैं, वो पैसा नहीं कहीं से इनको मिलता है, ये बात सही है। लेकिन इन्होंने भी कृषि के सवाल पर जो बहस उठाना चाहिए था जब से पार्लियामेंट है तब से, तो ये नहीं रहा। ये एक बड़ा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इशू है। वाई दे नेग्लेक्टेड, वो बेईमानी से नेग्लेक्ट किए। मान लिए इनको क्या हुआ था, इन्होंने क्यों नहीं इन चीज़ों को उतनी गंभीरता से ली? उसकी बड़ी वजह है एक मॉडल कि इंडस्ट्रियल मजदूर इनकलाबी होगा, क्रांतिकारी भूमिका अदा करेगा कारखाने का मजदूर। कारखाने के मजदूर को सरभारा समझा कि वही आंदोलन करेगा, लेकिन भूल गए कि हिंदुस्तान के संदर्भ में कारखाने के मजदूर सरभारा नहीं है, उसको गांव में खेत भी है और वो कारखाने से जो पैसा मिलता है उससे मनी लेंडिंग भी करता है। लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ के आज बिहार में 80% लोग देहात में हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरी सच्चाई क्या है, हर बार जो सेंसस होता है उसका रजिस्ट्रार क्या लिख रहा है नोट में कि हर दशक में किसानों की तादाद घट रही है और खेत मजदूर भूमिहीनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ से कट के भूमिहीन के लाइन में खड़े हो रहे हैं किसान। इसको जो एड्रेस करना चाहिए था, सवाल उठाना चाहिए था, फोकस में लाना चाहिए था इस मामले को। इसको लाने में कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ की या लेफ्ट पार्टी के लोग या दूसरे वैसे समाजवादी लोग इसको नहीं जोड़ दिए। समाजवादी जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़, कुछ ना बराबरी के ख़िलाफ़ एक ऐतिहासिक रोल अदा किए हैं। लेकिन जो संविधान कहता है कि लोगों के जीविका का अधिकार होगा, संविधान कहता है कि नाबराबरी को घटाना स्टेट का काम है, ये सवाल सब उठता तो खेती का सवाल, जो जीविका का सवाल है, अभी भी 60-65% लोगों की जीविका खेती पर है, तो उनके समस्या को तो डिस्कस होना ही था। लेकिन फोकस वहाँ नहीं है। पॉलिटिकल फोकस में यहाँ ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना खेती किसानी। तो बातचीत का तो कोई आदि अंत है नहीं। हालांकि हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आएगी, और अभी हमने हालांकि खेती किसानी के लिहाज से ही ज़्यादा बातचीत की, और हमें वो साफगोई भी दिखी, वो ईमानदारी भी दिखी कि आदमी आमतौर पे जहाँ खड़ा होता है तो उस चीज़ को क्रिटिक कम करता है, दूसरे धड़े को क्रिटिक ज़्यादा करता है। तो प्रोफेसर वसी अहमद से बातचीत जारी रहेगी। अभी सिर्फ खेती किसानी की बातचीत हुई है, काफ़ी कुछ है उनके पास हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए, हमारी पीढ़ी को बताने दिखाने के लिए, समझाने के लिए। वो बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। द बिहार मेल के लिए आयुष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।
है।